हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के बिहार बोर्ड एजुकेशन चैनल पर। आज हम आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री का मॉडल सेट कराने जा रहे हैं, जो कि आप लोग के सेंटअप के एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग के बिहार बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि 19 अक्टूबर से सेंटअप का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, 19 अक्टूबर से आप लोग का सेंटअप का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अब आप लोग को बाबू तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अब आप लोग का एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं है। हमारे ख्याल से अगर 130 या 135 दिन, ठीक ना, मतलब कि 135 दिन ही बचे हुए हैं। तो आप लोग अपने सारे सब्जेक्टों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। खास करके हिंदी और इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आप लोग का 100 मार्क्स का हो गया है और इस पर प्रैक्टिकल नहीं रहता है। बाकी हमारे जो 3 सब्जेक्ट है उसमें तो प्रैक्टिकल रहता ही है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल रहता ही है, तो ये तो मिल जाएगा। लेकिन हमें अब हिंदी इंग्लिश पर भी ध्यान देना है, बहुत सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश पर ध्यान देना है, और साथ में हम जो सब्जेक्ट लिए हैं उस पर भी ध्यान देना है। तो आज हम आप लोग को हिस्ट्री का लेके आए हैं मॉडल से, जो कि आप लोग के 2022 के व्यू से जो सेंटअप का एग्ज़ाम होगा और जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, दोनों के व्यू से जो कि एक मॉडल सेट तैयार किया गया है क्वेश्चन का। तो देखिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है बाबू कि हमेशा 50% जो है कि ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। 50% ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि खंड में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे बाबू, 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आप लोग को 50 का ही उत्तर देना है, 50 का ही उत्तर देना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आप लोग का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, ठीक ना। पहला प्रश्न पे बाबू ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ठीक ना। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो इसके बारे में डीपली जानिएगा बाबू कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किया था, जिनको हम संक्षेप में आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने। अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने 1922 में किया था, 1922 में किया था, ठीक ना। 1922 इसमें मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था। और जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था तो यहाँ से हमारे ईंटें मिले थे, एक विशाल स्नानगार मिला था, अन्नागार मिला था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में। तो ये बाबू आप लोग को ध्यान देना है कि 1922 ईस्वी में किए थे, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, या क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, ठीक है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बाबू इब्न बतूता कौन था, तो यह एक विदेशी यात्री था, और यह दक्षिण अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसी का एक मोरक्को देश है। तो यह मोरक्को देश का रहने वाला था, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को देश का रहने वाला था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो यह मोरक्को देश का रहने वाला था, ठीक है। मोरक्को देश का रहने वाला था। यह भारत आया था, भ्रमण के लिए आया था, घूमने के लिए आया था, जो कि हमारा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ना है। अगर हम 3 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि आइन ए अकबरी किसने लिखा था। तो बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आइन ए अकबरी किसने लिखा था, तो आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा था, ठीक ना। अबुल फजल ने लिखा था। आइन ए अकबरी लिखने वाले अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, तो मध्यकालीन भारत में आप लोग का अकबर हो जाएगा, ठीक ना। मध्यकालीन भारत में कौन हो जाएगा? आपका अकबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अबुल फजल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, कि आइन ए अकबरी को किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, ठीक ना। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो अस्थाई बंदोबस्त बाबू हमको बताते हैं कि बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, ठीक ना। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। बाबू ये क्वेश्चन पे बहुत सारे लड़के जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि तंबाकू के सेवन पे किसने जो कि रोक लगाया था। तो अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए, ठीक ना। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनके पास अभी अब ऑब्जेक्टिव पहुँचे, ताकि वो भी उत्तर दे सके, वो भी आप तैयारी कर सके, सारे लोग तैयारी में जुट जाए, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो तंबाकू के सेवन पे जहांगीर ने लगाया था। किसने? जहांगीर ने लगाया था। ऑप्शन सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी आंसर, जहांगीर ने लगाया था। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो बाबू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, राजस्थान में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा यहाँ आपका। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को भी जवाब पता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। ठीक है, चलिए जिन लोगों का ऑप्शन डी आ रहा था उन लोगों का बहुत अच्छा है। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 7 नंबर, जिनको पता हो दीजिए, सबको पता होना चाहिए कि महाभारत की रचना किसने की थी। इतने दिन से क्लास ले रहे हैं हिस्ट्री का, सबको पता होना चाहिए कि महाभारत की रचना किसने किया था। तो महाभारत की रचना बाबू वेद व्यास ने किया था। कौन किया था? वेद व्यास ने किया था। ऑप्शन डी विल बी आंसर। लेकिन क्वेश्चन अगर कर सकता है बाबू कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। ठीक है, कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो हो जाएगा 18 दिन तक। क्या हो जाएगा? 18 दिन तक। ये क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो हो जाएगा 18 दिनों तक चला हुआ था। चलिए 8 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक ना, 8 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं बाबू कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किले बंदी बस्ती का क्या नाम था। ठीक ना, कलकत्ता में अंग्रेजों की किले बंदी का जो बस्ती था उसका क्या नाम था। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, सारे लोग उस कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए कि क्या नाम था। ठीक ना, जो किले बंदी हुआ था कलकत्ता में उसका क्या नाम था, तो उसका बाबू फोर्ट विलियम नाम था। ठीक ना, फोर्ट विलियम नाम था। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग का भी आंसर सी आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, और जो लोग नए आए हैं, जो जो स्टूडेंट नए आए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो दिया जाए यहाँ पे हिंदी से, हिंदी शाम को यहाँ हिंदी होता है, सुबह मतलब कि हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे यहाँ सब्जेक्ट होते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था। तो पहले बता दे बाबू आप लोग कि दीन इलाही ये क्या है। ये दीन इलाही एक धर्म है। क्या है? एक धर्म है। अकबर ने क्या किया था कि अपने शासनकाल में सारे धर्म ग्रंथ पढ़े थे। ठीक ना, गीता पढ़े थे, कुरान पढ़े थे, बाइबिल पढ़े थे। सारे पढ़ने के बाद उन्होंने एक निर्णय किया कि इस सारे ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सारे मनुष्य एकता बन के रहें। तो उन्होंने एक अपना अलग धर्म निकाला जिसका नाम था दीन इलाही धर्म। ठीक ना, तो दीन इलाही क्या था? एक धर्म था जिसको अकबर ने निकाला था। ठीक ना, तो अब ये पूछता है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था। तो हम बता दें बाबू आप लोग को कि अकबर ने दीन इलाही 1562 ईस्वी में शुरू किया था। कब? 1562 ईस्वी में शुरू किया था, और दीन इलाही एक धर्म था। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत आने आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। ये कौन थे बाबू? यूरोपियन कौन थे? तो हम बताएं कि व्यापार के व्यू से, माने व्यापार के, बिजनेस ट्रेड के व्यू से हमारे देश में यूरोपियन आना शुरू हुए। ठीक ना, तो सबसे पहले कौन यूरोपियन हमारे देश में आया था? तो पुर्तगाली आए थे। ठीक ना, पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, वास्को डी गामा आया था, जो कि 1498 में आया था। ठीक ना, जो सब नहीं बोलते हैं कि हमारे भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। ठीक है, तो कौन आया था? पुर्तगाली आए थे हमारे देश में। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, विजयनगर साम्राज्य ये क्वेश्चन है। ठीक ना, आप लोग भी देखिए तो हरिहर एवं बुका किस वंश के शासक थे। ठीक ना, 11 नंबर प्रश्न है कि हरिहर एवं बुका किस वंश के शासक थे। तो हरिहर एवं बुका संगम वंश के शासक थे। ठीक है, किस वंश के? संगम वंश के शासक थे। ऑप्शन ए विल बी आंसर। जिन लोग का ऑप्शन ए आ रहा है उन लोगों का आंसर सही है। ऑप्शन ए विल बी आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो लोग नए जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए 12 नंबर प्रश्न में ध्यान देते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ठीक ना, भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए। ठीक ना, सारे स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा वो कि 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। लेकिन एक क्वेश्चन अलग पूछ देता है बाबू, एक क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। क्वेश्चन पूछ देता है कि अंगीकृत कब किया गया। ठीक ना, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं कि अब इसका क्या जवाब दे। ठीक ना, तब वो अंगीकृत क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950 में हमें भारत संविधान को अंगीकृत किया गया और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो वो तो पुराणों की संख्या हमारे ख्याल से 18 है, और है भी हमारे ख्याल से, क्या सबके ख्याल से 18 ही है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये आप लोग को 10th क्लास में भी पढ़ने को मिला होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो ये हमारा हो गया था बाबू 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक ना,
13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन जो है कि यहाँ सी होना चाहिए, ठीक ना, ये उलट फिर हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। चलिए 15 का नंबर देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ताजमहल का जो निर्माण है उस किसने करवाया था, तो बाबू ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और आप लोग को बता दें कि ये 1632 से निर्माण होना शुरू हो चुका था, ठीक ना। 1632 से निर्माण होना शुरू हो चुका था, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें 20 साल या 22 साल लगे थे, ठीक ना। और हमने जहाँ तक पढ़ा है तो ये 1648 या 1652 में समाप्त हो चुका था बन के, ठीक ना। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, ठीक ना। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इन्होंने क्या किया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। 16 नंबर प्रश्न में ध्यान देते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। अभी हमने ऊपर के प्रश्न में बाबू इसको बताया है कि वास्को डी गामा प्रथम यूरोपियन जो है कि हमारे देश में आया था समुद्री मार्ग की खोज करने के करके। अब वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो हमारे तो 1498 में आया था, लेकिन डेट सहित पूछे तो 14 मई, डेट भी अगर पूछे तो 14 मई 1498 को आया था, ठीक है। 14 मई 1498 को भारत में आया था। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया, ठीक ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बाबू हमको हमारे ख्याल से मद्रास में लागू किया गया था। कहाँ पे, मद्रास में। ऑप्शन सी विल बी आंसर। जिन लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका सही है, ठीक ना। अब मद्रास इसका आंसर होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में सॉरी लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, हमने ऊपर में क्वेश्चन में बताया था कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने, 18 दिनों तक चला था, ठीक ना। 18 दिनों तक ये पूछता है क्वेश्चन बाबू, ये इसको हम लोग वीआई क्वेश्चन मान के चलना चाहिए हम लोग को। 100 ऑब्जेक्टिव देना है उसे, एक थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग को भी दिमाग लगाइए। एक सब्जेक्ट से उसको 100 ऑब्जेक्टिव देना है, कहाँ से देगा इतना ऑब्जेक्टिव, कहाँ से देगा। उसको दो सेटिंग करना है, एक फर्स्ट सेटिंग एक सेकेंड सेटिंग, दोनों सेटिंग में अलग अलग क्वेश्चन डालने हैं। अपने से पैदा थोड़ी करेगा, अगर किताब से ही तो ऑब्जेक्टिव देगा। तो यही होता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के, उसको उठाना डालना शुरू कर देता है, उसको डालना शुरू कर देता है। अब नए नए ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाता चलेगा, ठीक है। एक तो उसको एक सब्जेक्ट से 100 ऑब्जेक्टिव देना है, ऊपर से फर्स्ट सेटिंग का अलग, सेकंड सेटिंग का अलग देना है। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के बहुत काम आते हैं बाबू, ठीक ना। तो आप लोग को हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग एक क्वेश्चन बैंक आता है जो कि 2010 से 2011 से 2021 तक का होगा, ठीक ना। तो उस पर आप लोग जो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक ना। जो लोग इस 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया। 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो वो जय हिंद का नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 पे ध्यान दीजिएगा कि रामानंद के शिष्य थे, तो मतलब कि रामानंद के शिष्य इनमें से कौन कौन थे, तो हमारे ख्याल से वो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी आंसर, क्योंकि रामानंद के शिष्य रैदास भी थे, रामानंद के शिष्य कबीर भी थे, और धन्ना एवं पीपा भी थे, ठीक ना। ऐसा क्यों दे दिया बाबू ऑप्शन में, तो ये जाति पर दिया है, ठीक ना। ऐसा कहा जाता था कि रामानंद जी किसी भी जाति से भेदभाव नहीं रखते थे, वो सारे जाति के बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। तो इनमें रैदास जो थे वो कि चमार थे, कबीर जुल्हा थे, धन्ना आपके राजपूत थे, और पीपा पीपा मतलब कि पीपा राजपूत, ये धन्ना में पीपा राजपूत शायद थे, ठीक ना। तो रैदास जी चमार और कबीर जुल्हा थे, ठीक ना। तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम सारे जातियों को बच्चे को पढ़ाते थे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर। कुछ लोग क्या होते हैं कि रामानंद के शिष्य कौन थे, तो कबीर मार के चले आते हैं, कुछ लोग रैदास मार के चले आते हैं। नहीं बाबू, एक बार आप किताब उठाइए और पढ़िए SPPD का, ठीक ना, और तब पता चलेगा कि आप लोग को यार ये तो सारा ऑल आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे, ठीक ना। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो वो कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत थे। कौन थे, बुद्धू भगत थे। ऑप्शन डी विल बी आंसर इसका होगा। जिन लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है उसका आंसर सही है, ठीक ना। जिन लोगों का डी आ रहा है उसका आंसर सही है, ऑप्शन डी विल बी आंसर, बुद्धू भगत। 21 का क्या हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि प्रतत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है,
ठीक ना, 22 का हो जाएगा, ठीक ना, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से वो पुरातत्व में हो जाएगा आपका साहित्य हो जाएगा, ठीक ना, साहित्य, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ये नहीं है, ठीक ना। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं है। पुरातत्व का मतलब होता है कि पुरातत्व का मतलब कि खुदाई करके मिलने वाली चीज़, ठीक ना, जब किसी चीज़ की खुदाई होती है, जैसे हम किसी पुरानी सभ्यताएं या फिर पुराने खंडहर को खुदाई करते हैं तो वहाँ से हमें साहित्य नहीं मिलता है, ठीक ना, इसको हम पुरातत्व की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बाबू आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार होंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और आप लोग उत्तर भी दीजिएगा कि सर की उपाधि किसने वापस की थी, सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो बाबू ये सवाल तब का किया जा रहा है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हमारे देश के जो बड़े बड़े जो नेता थे उनके मतलब कि उदासी छा गया था और वो नाराज हो गए थे ब्रिटिश सरकार से। तो हमारे देश के जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ना, तो इनको सर की उपाधि मिली हुई थी, तो इन्होंने सर की उपाधि को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया कि ये लो अपने सर की उपाधि, तो मुझे सर की उपाधि दे के मेरे देश के लोगों को मार रहे हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर कल हम आपको कलेक्टर बना दे और फिर आपके घर के लोगों को हाई सू पीटे तो फिर आप क्या कीजिएगा, लगे यार ये अपना कलेक्टर की डिग्री पकड़ो, हमें नहीं चाहिए, ठीक ना। तो क्या हुआ था कि वही सर की उपाधि इन्होंने दिया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे वापस कर दिया। एक और क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ठीक ना, यहाँ पे महात्मा गांधी को भी एक उपाधि मिली थी जिस उपाधि का नाम है केसर ए हिंद। महात्मा गांधी को भी एक उपाधि मिली थी जिसका नाम है केसर ए हिंद, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से महात्मा गांधी ने भी केसर ए हिंद को लौटा दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करता है कि केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी, तो महात्मा गांधी ने, और सर की उपाधि किसने लौटाई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, 24 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो हम बता दें कि आपका टोडरमल था। कौन था, टोडरमल था, ठीक ना। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ देगा वो कि अभी के वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री कौन है, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो क्या क्या कौन हो जाएंगे, निर्मला सीतारमन हो जाएंगे। कौन, निर्मला सीतारमन। अब वो आप लोग आर्ट्स के एग्जाम देने जाना है तो आप लोग को ये सब याद रख करके भी जाना है, ठीक ना, कि अपने देश के वित्त मंत्री कौन है, अपने देश के रक्षा मंत्री कौन है, अपने देश के गृह मंत्री कौन है, ठीक ना। तो ये आप लोग को याद करते हुए जाएगा कि होम मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, सब याद करके जाना पड़ेगा, खासकर पॉलिटी के दिन, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो हमारे ख्याल से पूना समझौता 1932 में हुआ था, ठीक ना, 1932 में, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर होगा, आप लोग का भी आंसर सही है, ठीक ना, सबका ए आंसर आ रहा है 1932, ठीक ना, ऑप्शन ए विल बी आंसर। बाबू आप लोग देर मत कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक ना, ताकि बच्चों के पास, जो बच्चे वंचित हैं, गाँव के, खासकर गाँव के जो बच्चे वंचित हैं उनके पास पहुँच जाए, क्योंकि उनके पास पढ़ाई का कोई साधन है ही नहीं, ठीक ना। शहरों में तो कुछ कुछ पढ़ाई हो जाते हैं आर्ट्स के, लेकिन गांव में केवल साइंस चलता है, गांव के कोचिंग में केवल साइंस चलता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बस ऐसे ही बनाए रखिए साथ, ठीक ना, ताकि बिहार का हर बच्चा बच्चा पढ़े, ठीक ना। चलिए देखिए कितना अच्छा यूपीएससी का रिजल्ट आया है, सारे बिहार का नाम हो रहा है, टॉप 10 में टॉप 3 आपका बिहारी जो कि टॉप किया हुआ है, ठीक ना। तो बिहार के लड़के आगे बैठते हैं, ठीक ना। देखिए हम अगर बात कर लेते हैं कि यूपीएससी में बिहार के कितने बच्चे टॉप किए हुए हैं, ठीक ना, तो टॉप 10 में टॉप 3 आपके बिहार के ही हैं। तो आप लोगों को भी अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमें भी अच्छे से आगे पढ़ के हमें आगे जाके अपने राज्य का, अपने घर का नाम रोशन करना चाहिए, ठीक ना। तो आप भी क्लियर कीजिए, आप भी अच्छे से पढ़िए और आप भी इसको क्रैक कीजिए, यूपीएससी को क्रैक कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसको क्रैक करना, ठीक है। चलिए 27 ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अशोक किस वंश का शासक था, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देता है कि अशोक किस वंश का शासक था, तो हमें बता दें बाबू कि अशोक मौर्य वंश का शासक था। कहाँ का, अशोक मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। चलिए संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था, ठीक ना, संथाल विद्रोह आपका बाबू जनजातीय विद्रोह और पहाड़ियों के विद्रोह से है, ठीक ना, कि संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था, 27 कैंसर हो जाएगा आपका बाबू, कि 1855 में हुआ था। कब हुआ था, 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, ऑप्शन ए विल बी आंसर। जिन लोग का ऑप्शन ए आ रहा है उन लोग का बहुत ही बेटर है, बहुत ही सही है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो हम बता रहे हैं बाबू कि मनुस्मृति में चाहे अपने गीता में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कितने प्रकार के, 8 विवाह का। जो शुरू का जो 4 विवाह है उसको अच्छा विवाह माना गया है, ठीक है। तो यहाँ 8 विवाह का उल्लेख किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि दामिन इको क्या था, ठीक है ना। दामिन इको क्या था, ठीक है। तो दामिन इको बाबू एक भूभाग था। क्या था? एक भूभाग था। कितने बच्चे होते हैं कि मतलब कि कुछ भी मार्क चले आते हैं, उनको पता नहीं है कि हाँ ये भूभाग था, ठीक ना। दामिन इको एक भूभाग था, जो कि बुक्कानंद जब गया था झारखंड की पहाड़ियों पे, तो उसने संथाल लोग देखे थे, तो उन्होंने वहाँ साफ करवा के जो जमीन जो है कि दिया था खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए हुआ था उनका, तो उसी को हम लोग दामिन इको बोलते हैं, ठीक है। दामिन इको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो ये हो जाएगा बाबू मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी इसका आंसर हो जाएगा। तो जिन लोग का ऑप्शन ए आ रहा है उन लोग सही है, ठीक है। अब आप लोग सेंटअप एग्जाम की भी अब तैयारी में लग जाइए। सेंटअप एग्जाम को ऐसा दीजिए जैसे एनुअल एग्जाम हो। इससे क्या होगा कि आपका एनुअल एग्जाम बहुत ही अच्छा से होगा, ठीक है। आपको सेंटअप का एग्जाम इतने टेंशन से दीजिए कि आपका मतलब कि एनुअल का एग्जाम हो, तो आप तैयारी में जुड़ जाइएगा। तैयारी जुड़ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान अर्जित हो ही जाएगा, ठीक ना। ऐसे क्या होता है कि आर्ट्स में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक ना। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। और द्वितीय कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। अगर हम प्रथम की बात करते हैं कि किन किन लोगों के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था हमारे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और यहीं से बाबर जो है कि भारत पे राज किया था, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर की प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध बाबू 1757 में लड़ा गया था। 1757 में लड़ा गया था। और अगर एक व्यू से देखिए तो ये एक युद्ध नहीं था, एक सेटलमेंट था, ठीक है। एक सेटलमेंट था अंग्रेजों के और मीर कासिम के बीच का, ये सेटलमेंट था, ठीक ना। तो ये जो है कि सेटलमेंट हो चुका था, ठीक ना। और बंगाल का सिराजुद्दौला को पता चला कि हम लोग हार चुके हैं, लेकिन यह सेटलमेंट हो चुका था, ये युद्ध नहीं हुआ था। 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, जो कि एक सेटलमेंट था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक ना। कौन था प्रधानमंत्री, ठीक ना। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो आपका हो जाएगा बाबू पामस्टन था, ठीक ना। कौन था? पामस्टन था। ऑप्शन सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है आप लोग को बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक ना। कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, ठीक ना। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो समुद्रगुप्त की तुलना बाबू नेपोलियन से की जाती है। किससे? नेपोलियन से की जाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक ना। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वो काशी में हुआ था। कहाँ पे? काशी में हुआ था, ठीक है। काशी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कितना लोग लक्ष्मीबाई के नाम से कि झांसी वाली रानी, झांसी मार के चले आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद से टोटल ऑप्शन पढ़ना कि ऑप्शन में दिया क्या हुआ है, तब आप निर्णय कीजिएगा कि हमको लगाना क्या है, ठीक है। हम लोगों ने बाबू कई ऐसे एग्जाम दिए हैं, मतलब कि कंपटीशन का हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम दिया है, ठीक है। तो हम लोग को पता चलता है कि लड़के गलती कहाँ करते हैं ऑप्शन में, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लड़के गलती क्या करते हैं। पहला गलती ये होता है कि क्वेश्चन पूरा सही से पढ़ते नहीं है, ठीक है। दूसरा गलती करते हैं कि ऑप्शन चारों पढ़ते नहीं है। और तीसरा कि सही से रंग के आते नहीं है, ठीक है। तब थोड़ा गलती हो जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। अब कोई संत है जिसका जन्म काशी में हुआ था, तो कौन से प्रसिद्ध संत थे जिनका काशी में जन्म हुआ था, पूछ रहा है। तो कबीर जी थे। कौन थे? कबीर जी थे। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 37 नंबर कि 37 का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ, ठीक है। दांडी से जुड़ा हुआ, दांडी से प्रारंभ हुआ था कौन सा आंदोलन था? हमारे ख्याल से सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ है? बी है। तो बी विल बी आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता है कि दांडी यात्रा में 78 लोग गए हुए थे, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने लोग गए हुए थे गांधी जी के साथ, तो 78 लोग गए हुए थे, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली चलो किसका नारा है, ठीक है। दिल्ली चलो किसका नारा है, ठीक ना। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली चलो किसका नारा है, ठीक ना। 78 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो किसका हाँ सॉरी 38 नंबर है, तो ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। क्या हुआ है? सुभाष चंद्र बोस। ए ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा 38 का, ठीक ना। कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 39 नंबर कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ठीक ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे बाबू, तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारे ध्यान से कौटिल्य थे, ठीक ना। कौटिल्य। अब वो अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि अर्थशास्त्र के बारे में दिया होगा, आर्थिक व्यवस्था के बारे में दिया होगा। अर्थशास्त्र मात्र बुक का नाम है,
और उसके अंदर हमें राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। राज्य व्यवस्था के बारे में कि मौर्य साम्राज्य में कैसी राज्य व्यवस्था थी, कैसे राज्य व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक फिर या कुलीन तंत्र होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, ठीक ना। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है बाबू, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहते हैं, ठीक ना। शहीद ए आजम किसे कहते हैं, सरदार भगत सिंह को कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है और बाबू, ठीक ना, आप लोग को कई बीएस पेपर आप लोग को चिंता में डाल दिया होगा, ठीक ना। क्वेश्चन ये है कि पंजाब ए केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब ए केसरी आप लोग भगत सिंह को मार के आते होंगे, लेकिन पंजाब ए केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। पंजाब ए केसरी लाला लाजपत राय को और शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है बिहार बोर्ड के अनुसार, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था, ठीक है। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था, तो 1920 में हम बता दें आप लोग को कि 1920 में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। क्या खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था, ओ सॉरी 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 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी आप लोग से, ठीक ना। क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक ना, ये हो जाएगा, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक ना। हालांकि खिलाफत आंदोलन उससे 1919 में शुरू हुआ था सितंबर में, तो दोनों को एक में मिला के 1922 में ख़त्म किया गया था, ठीक ना। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज लोग हो जाते हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक ना। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। कोई बात नहीं बाबू, ऐसा कभी कभी हो जाता है गलतियाँ सभी से। 42 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ठीक ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बाबू महावीर स्वामी थे, जिन्होंने जैन धर्म के 5वें सिद्धांत दिया था, ठीक ना। महावीर स्वामी थे और इन्होंने जैन धर्म के संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है, और इन्होंने जैन धर्म के मतलब कि 5वां सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, तो क्वेश्चन ये आएगा कि प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे बाबू ऋषभ देव, ठीक ना। प्रथम कौन थे, ऋषभ देव थे। और फिर पूछता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें थे पार्श्वनाथ, ठीक है। और 24वें महावीर स्वामी थे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर है ये। 43 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, ठीक ना। जब 1857 जब चल रहा था तो उसमें भारत का बादशाह कौन था जो पूरे दिल्ली पर राज कर रहा था, तो हमारे 1857 में आप लोगों को पता है कि बहादुर शाह जफर, ठीक ना। कौन था, बहादुर शाह जफर था, जिसको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, ठीक ना, द्वितीय भी बोलते हैं। और बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में या 83 वर्ष का था, तो इसने अपना नेतृत्व संभाला था, ठीक ना। और इसको क्या हुआ कि इसको अंग्रेजों ने पकड़ के वर्मा के आज जो हमारा जो वर्मा म्यांमार है उसको हम लोग वर्मा पहले बोलते थे, तो वर्मा की राजधानी रंगूर में ये लोग क्या किया कि ले जाके उस बहादुर शाह जफर को हत्या कर दी, मार दिया सब, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बाबू कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, ठीक ना। 44 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया गेट का निर्माण पूछ रहा है ना, कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पूछ रहा है। तो इंडिया गेट का निर्माण जो 1931 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1931, 1931 ईस्वी में। कितने बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया का पूछ रहा है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का बाबू आपको लोग का पता है कि 1911 हो जाएगा, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपका इंडिया गेट का पूछ रहा है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत के संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है, ठीक है। तो 45 का क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बाबू, ये क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, द्वितीय कहाँ हुई थी, तृतीय कहाँ हुई थी, चतुर्थ कहाँ हुआ था, ठीक ना। तो तृतीय बौद्ध संगीति आप अगर आप लोग से पूछता है तो हो जाएगा पाटलिपुत्र, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको हम लोग संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए थे, ठीक ना, स्थायी अध्यक्ष बनाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि छपरा जिला के जीरादेई थे, उस समय छपरा जिला आता है, अभी तो सिवान आ गया है ना। 48 का क्वेश्चन देखिएगा कि मीरा किसकी भक्त थी बाबू, तो मीरा थी कृष्ण की भक्ति, किसकी भक्ति, कृष्ण जी की भक्ति थी मीरा, ठीक ना, कृष्ण जी की भक्त थी।
चलिए, ये जो विष्णु दे रहा है, तो विष्णु की भक्त कौन थी? तो विष्णु की भक्त अंडाल थी, ठीक ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बाबू? तो सारे बच्चे इसका उत्तर दीजिएगा कि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। कहाँ है? ऑप्शन सी विल बी आंसर, 1885 में हुआ था। और किसने किया था? तो इसका निर्माण एक अंग्रेज किया था जिसका नाम था ए वो होम था। क्या था? ए होम था, ठीक ना। अब वो क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो बता दे बाबू कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। कहाँ पे? हम्पी में, ठीक ना, हम्पी में स्थित है। और अब हाँ, ये हम्पी अभी कहाँ है? अभी कर्नाटका में है, ठीक ना। कहाँ है? कर्नाटका में। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा, ठीक ना, बहुत ही सक्सेसफुल लगा होगा, ठीक ना। हम यहाँ पे आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए हैं हिस्ट्री का, ठीक ना। टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग कराए हैं, जो कि बहुत ही एग्जाम के से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कल हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे बाबू, पार्ट 2, ठीक ना। कल इसको हम अगला पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2। ये हिस्ट्री का बाबू 100 क्वेश्चन हम लेके आए थे, जो कि इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लेके आए थे, ठीक ना। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो, ठीक ना। तो ये आप लोग को सेंटर के एग्जाम के पहले हमें सारा तैयारी करा देना है, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्लियर हो गया, पार्ट 2 हम लेके कल आएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि कैसा रहा वीडियो और आगे किस चीज़ का चाहिए, ठीक ना। तो बहुत ही अच्छा आप लोग का क्वेश्चन रहा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू सो मच।